अरे इतना टेंशन नहीं है, सुबह सुबह इस तरह से नहीं बात करना। इसका क्या प्रमाण है कि आपके यहाँ बकाया नहीं क्या कर रही है? देख रहे बेकार कर दिया। ठीक है, करने ये इनको हट जाने दीजिए, आप आ जाइए पीछे चले उनको क्या बोल रहे हैं तो नहीं, हम तो कई बार बोल देते हैं और क्या। एप्लीकेशन मेरे नाम लिखे हमने इससे पूछा कि कमीशन का दरकार हाँ जाने देंगे। दुकान खोलना चाहती हो, जिस पंचायत में खोलना है क्या तो दुकान भेजिए, आप ऑर्डर दीजिए करके उनकी सुरक्षा बांधा जाए। हम लोग बांध के अगेंस्ट नहीं है, सब यही आ रहा जवाब दे रहा पटेल साहब अध्यक्ष कहाँ गए? बताइए कहाँ, यानी कहाँ से? चंपारण का कोई नहीं है सर, माँ बाप कोई नहीं, आधर है ये आप ही के सर, हरनौत से हरनौत से रहे तो आप लोगों के ऊपर, लेकिन वो मूल मुद्दे से भाग चुके, मूल मुद्दे से तो भटक ही चुके हैं। और
आज उनकी बात पर शिवानंद तिवारी जी की इच्छा है कुछ बोलने की, इसलिए आज नहीं, उनकी बात में कोई दम ही नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ बोलें। हाँ, अब वो लिखेंगे भी तो उसका जवाब नहीं जाएगा, इसलिए कि जवाब जा चुका है अंतिम, तो आप लोगों के चलते लिखें। जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इलेक्शन समय पर होगा, तो क्या मई में हो? उसके हिसाब से तो अगर वो कह रहे हैं तो जाने, उस हालत में बजट तो आना ही, इसीलिए हमने पूछा। अगर मई में चुनाव है तो बजट तो स्वाभाविक बात है लाना पड़ेगा। लेकिन ये कहना मुश्किल है कब चुनाव होगा। एक विचित्र सरकार है केंद्र में, जिसका पिछले 1.5 साल से इसी में समय बीत गया। मैंने लोगों के मन से ये सरकार उखड़ चुकी है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि केंद्र की सरकार के कार्यकाल के चौथे साल से ही चर्चा शुरू हो गई कि कब चुनाव हो, और ये गंभीर बहस का विषय बना है। तो पिछले 1.5 साल से तो केंद्र की सरकार वर्चुअली पैरालाइज है। चुनाव और चुनाव की चर्चा यही होती रहती है। जब भी चुनाव हो, अब बचा कितना है, 6 महीने के अंदर तो हो ही जाना है। हम लोगों के लिए अब यह महत्व तो नहीं रखता है कि चुनाव कब होगा। इतना तय है कि 6 महीने के अंदर हर हाल में चुनाव होगा और जनता के मैंडेट पर नई सरकार बनेगी। ये सफाई प्रधानमंत्री जी को बार बार क्यों देनी पड़ती? यही इस बात का प्रमाण है कि सरकार की धाक और साख दोनों खत्म हो चुकी है। इसलिए बार बार उनको कहना पड़ता है कि अभी हमारा कुछ समय बचा हुआ। उसी की उद्घोषणा है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। कौन कह रहा है कि चुनाव कब होगा नहीं? सबको मालूम है कि अभी टाइम उनका बचा हुआ है, और कोचिंग के बदौलत सरकार इन्होंने बचा ही लिया। दिसंबर में इस सेशन बुलाया इस तरह का सेशन जारी रहे। गवर्नमेंट को यानी जब से कॉन्फिडेंस वोट आया है तब से संसद का 17वां तो हुआ नहीं, और वही सेशन जारी है। 2 दिन के लिए बैठते हैं, फिर इसको आगे टाल देते हैं। तो ये तो प्रमाण है कि केंद्र सरकार बहुत वीक है। अब ये बात समझ के परे है कि सेशन जितना दिन चला उसके बाद उसको समाप्त करके नई बैठक बुलाते तो एकदम बिल्कुल अजूबी और नई बात होगी, और इसका कोई कारण नहीं सिवाय इसके कि मन की कमजोरी है। उनको लगता है कि नया सेशन आएगा तो फिर से नो कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो इस डर से एक ही सत्र को जारी रखे। ऐसी सरकार के बारे में भी कहने वाले कहते हैं कि हस्तिनापुर छोड़िए। अरे तो जनता छोड़वा देगी। जैसे बिहार छूटा वैसे वो भी छूटेगा, और ऐसा ही आचरण करते जाए। तो मुद्दे से भागी चुके हैं। मुद्दा तय करने वाले कौन? मुद्दा तो उनका था इस्तीफा, देशव्यापी अभियान। तो जो मूल प्रश्न था उससे तो भटक गए। वो तो उनका ट्रेडिशनल मुद्दा है, उसमें कोई दम नहीं है। उसके लिए उनके सर्टिफिकेट की कहाँ जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन में है, हम लोग एक साथ चुनाव लड़े हैं, एक साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन जो हमारा साझा कार्यक्रम है उस पर अमल हो रहा है। और उसी साझा कार्यक्रम के अंतर्गत जिस दंगाई को लालू जी ने सम्मानित किया था, उस दंगाई को सजा दिलाई भागलपुर।
साक्ष्य रहने के बावजूद भी केस को क्लोज कर दिया था, उसको दोबारा खोल करके ट्रायल चल रहा है और एक मामले में सजा भी होगी। वो क्या बताएं? हमारी साझा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी इसका अंग है, किसको नहीं मालूम? इसके लिए वक्तव्य देने की जरूरत थोड़ी। बिहार में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है और ये सब काम हुआ। इतने दिन से थे, क्यों नहीं दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाया भागलपुर को? और हमारी सरकार बनी, हमने दंगा पीड़ितों को 2500 रुपये का पेंशन जिंदगी तय करके देना शुरू कर दिया। कौन रोके हो? भागलपुर दंगा के दौरान जिन लोगों की संपत्ति पर कब्जा हुआ, ऐसे लोगों को संपत्ति वापस दिलाने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई। 19 मामलों में ये हो भी चुका है। उनको अपनी संपत्ति पर कब्जा फिर से बहाल करवाया गया, तो सर्टिफिकेट की जरूरत है। दंगाई को सांप्रदायिक सद्भाव का पुरस्कार देने वाले लालू प्रसाद जी से हमको सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट प्राप्त करने की जरूरत नहीं। बोलना एक बात है, करना कठिन है। हम करते हैं, हमारा काम है करना, और सेकुलरिज्म विश्वास की चीज है। और एक काम हुआ, कहाँ आप अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए काम हुआ? पहली बार तो चल रहा था। कब्रिस्तानों को लेकर इतना विवाद होता था, और कब्रिस्तान की घेराबंदी की नई योजना हम लोगों ने बनाई और 8000 से ज़्यादा कब्रिस्तान को घेरने की योजना। ऑलरेडी 500 से ज़्यादा कब्रिस्तान के घेरने का काम पूरा हो चुका है। तो ये राज्य की योजना है, कोई उनकी वाली केंद्र के सहयोग से चलने वाली पुरानी योजना की बात तो नहीं कर रहा। स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी नई योजना शुरू की और उसकी उपलब्धि के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि समाज में सद्भाव रहे। कहाँ कोई किसी को दंगा करने की इजाजत दी जाती है? यहाँ पर तत्काल कार्रवाई होती है। और लोगों से पूछिए, 3 साल में पूरे तौर पर सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण रहा, इसलिए हमको लालू जी से सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। हमारे सर्टिफिकेट है, यहाँ की देने वाली है, यहाँ की जनता है। यहाँ की जनता हिंदू हो या मुस्लिम, वो सर्टिफिकेट हमको देंगे। दूसरा कौन सर्टिफिकेट देने वाला? ये तो पुरानी बात को जो रिकॉर्ड घिस गया है। बल्ब तो दिखाई पड़ता है दिन में, लेकिन रात में जलता नहीं है, चूंकि फ्यूज हो गया है। तो लालू जी तो फ्यूज बल्ब, अब उसमें जितना विद्युत का संचार करिए बत्ती जलने वाली है। ये जो भाषण दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, दिन भर में अनेकों बार जो इंटरैक्ट करते हैं मीडिया से, हम लोगों ने नीति भी बना ली है कि कैसे उन योजनाओं की मॉनिटरिंग होगी, कैसे उन योजनाओं की मंजूरी होगी, और अगर निजी क्षेत्र के लोग भी इसमें भागीदार बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या गुंजाइश है और उनसे क्या अपेक्षा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने नीति निर्धारित कर ली है। हमारी तरफ से बिल्कुल तैयारी है। राज्य सरकार पूरे तौर पर तैयार है, जैसे ही केंद्र सरकार तय करेगी। और एक बात हम लोगों ने केंद्र से और आग्रह किया, और वो है कि जो CRF है, कैलेमिटी रिलीफ फंड है, उसके कुछ चीज़ों में, मापदंडों में परिवर्तन का भी हम लोगों ने आग्रह किया। जैसे आवास, तो उसमें फिर खेत जो बर्बाद हो गया है सिल्ट के चलते, तो उसको ठीक करने के लिए जो पैसा देना है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ नॉर्म्स में भी परिवर्तन का सुझाव दिया है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका निर्णय हो जाए, ताकि अगर पुराने नॉर्म्स के हिसाब से हम अगर आवास और दूसरे खेत में मदद देना शुरू कर देंगे, तो अगर वो नया नॉर्म्स निर्धारित करते हैं तो फिर एक कठिनाई आएगी। बीच का जो अंतर है वो फिर से बांटना पड़ेगा, एफर्ट दोबारा होगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं, और इसलिए पिछले सप्ताह आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को भेजा गया था। वो वहाँ जो डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी हैं उनसे मिल कर आए। यानी राज्य सरकार की तरफ से बहुत कोशिश हो रही है
और हमने आज भी बातचीत की है आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों से और उनको हमने कुछ सुझाव दिया है कि ये करिए, उसका ज़रूरत पड़ेगा तो हम फिर प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे ताकि जल्दी निर्णय हो जाए, क्योंकि कुछ मामलों में उनको कैबिनेट का निर्णय लेना होगा और भारत सरकार के बारे में हमको मालूम है कैबिनेट नोट सर्कुलेट होना और फिर अंत में कैबिनेट में आना, इसमें समय लगता है, मिनिमम महीना दिन से ज़्यादा लगता है। तो वैसी हालत में अगर प्रस्ताव भी मूव वो नहीं करेंगे तो कितना समय लगेगा। जाड़े का मौसम आ गया है, लोगों को हम लोग मदद पहुंचा देना चाहते हैं घर के लिए और खेती के लायक जमीन को बनाने के लिए बीज आदि का प्रबंध किया गया है। तो हम लोग सचेत हैं, लेकिन केंद्र को हमारी अनुमानियता के हिसाब से जो कुछ भी करना है वो जल्दी निर्णय लेना चाहिए। और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने इसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया था, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम सुनामी के तर्ज पर तो सहायता मिलेगी। और जब हम सुनामी के तर्ज की बात करते हैं तो मांग किया 1.5 लाख रुपया प्रति आवास के लिए, लेकिन सुनामी में उन्होंने 2005 में 1 लाख रुपया दिया था, तो कम से कम 1 लाख रुपया तो मिलना ही चाहिए। तो राष्ट्रीय आपदा है तो जल्दी उनको निर्णय लेना चाहिए, हम लोग जरूर लगे हुए। लगता है कि लेट हो रहा है, देर हो रही है। हमारी समझ से तो केंद्र को जल्दी निर्णय लेना चाहिए। मेरा पूरा का पूरा जो हमने अभी बात कही उसका निहितार्थ यही है कि केंद्र की तरफ से निर्णय लेने में अब देर नहीं किया जाना चाहिए। हम ये कोई आरोप नहीं लगाना चाह रहे हैं वो देरी कर रहे हैं, लेकिन हम आग्रह करते हैं कि अब देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने सारे तंत्र को निर्धारित कर दिया है। तब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ स्वीकृत हो जाएगी उसके बाद हम सोचना शुरू करें। उसके बारे में हर चीज़ तैयार है, लिस्ट तक तैयार है। तो एक एक काम अपनी तरफ से हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब जैसे ही वो इसके बारे में निर्णय लेंगे तत्काल एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। इस बीच में मुख्यमंत्री राहत कोष से भी जो पैसा हमने विद्यार्थियों को दिया है वो वितरित होगा। जो लोग हर स्तर पर 800, 1000 और 1200 करके हमने 3 तरह से तय किया है। मिडिल तक 8वीं कक्षा तक 800 रुपया, 9वीं से 12वीं तक को 1000 रुपया और 12वीं के ऊपर जो उनको 1200 रुपया किताब आदि के लिए जो देने का निर्णय है वो शिक्षा विभाग के माध्यम से उसका वितरण अब प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा और हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री राहत कोष से और जो काम कर सकते हैं। इसमें एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि संस्था एक स्वयंसेवी संस्था है लीड्स, उन्होंने अपने अंडर में CBSE एफिलिएटेड स्कूल में 100 बच्चों को, बाढ़ पीड़ित बच्चों को पढ़ाने का प्रस्तुत और फर्दर सेटलमेंट के लिए वो प्रयास कर रही है। तो वैसे प्रथम खेप में 22 बच्चे आके पटना में हैं और उनकी बच्चों की गुजारिश ये है कि आपसे आशीर्वाद लेकर तो वो राज्य के डिटेल के बारे में हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे राज्य से संबंधित विषय नहीं है। लेकिन ये जहाँ का भी संबंधित मसला हो, आतंकवादी कार्रवाई से जुड़ी हुई घटना, तो इस मामले में जो भी दोषी हो, जिस पर भी संदेह है, पूछताछ करके जिस पर भी जो फोर्सिंग एजेंसी है, पुलिस है, उसको लगता है उसको कार्रवाई करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक विवाद का मुद्दा हो ही नहीं सकता हम लोगों के समझ। कोई किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, आतंकवाद को किसी धर्म के साथ जोड़कर कोई नहीं कर। ये तो अलग अलग जो आतंकी कार्रवाई है उसकी जांच करके उसके पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। नहीं, किसी को खाली नहीं कराएगा। इससे बढ़कर के बड़ा झूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। सरकार राहत शिविर चला रही, सरकार क्यों खाली करेगी? हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, बल्कि राहत शिविर चलने से तो सरकार का पॉजिटिव रूप प्रचारित हो रहा है। इतना बढ़िया ढंग से, सुंदर ढंग से चलाया गया। और मुझको आश्चर्य होता है कि जब 4.5 लाख लोगों का राहत शिविर चलता रहा तो किसी का ध्यान नहीं गया।
अब राहत शिविरों से स्वेच्छा से लोग चले गए। हाँ, जो राहत शिविर से चले जाएंगे तो राहत शिविर तो ऑटोमेटिकली बंद होगा। जैसे पूर्णिया में कोई राहत शिविर नहीं है, तो जहां कोई राहत शिविर में अब रहने की जरूरत ही नहीं महसूस कर रहा है तो वो चला गया लौट करके अपने गांव, अपने घर पर। और वहां भी जो GR है, ग्रेस्टस रिलीफ है, वो उनको दिया गया है। सरकार की तरफ से राहत शिविरों का इतना सुंदर ढंग से और बेहतरीन ढंग से संचालन किया गया कि राहत शिविर में रहने वाले लोग संतुष्ट थे। 2 बार भोजन, 1 बार नाश्ता, अस्पताल का इंतजाम, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम, वहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र, महिलाओं को हुनर सिखलाने की व्यवस्था। इतने ढंग से आज तक इस देश में कभी राहत शिविर नहीं चलाया गया। तो ये राहत शिविर चलाया गया सरकार की तरफ, और मैं सरकारी राहत शिविर की बात कर रहा हूँ। और सरकार क्यों चाहेगी? हमारे जितने दिन तक हमको शिविर चलाना पड़ता हम चलाते, हमको किसी चीज की कमी नहीं। चारों तरफ से इंफॉर्मेशन लिया गया, वो जांच चल रही है। राहत के मामले में तो किसी प्रकार की कोई कोताही की बात, कोताही शब्द का प्रयोग करना तो बिल्कुल गलत बात हो। किसी भी प्रकार की त्रुटि कहाँ रही? खुद जी इलाके में पर्टिकुलर कोने में पानी हो, जिस गांव के बगल से गुजर भी रहा है उसमें, लेकिन बाकी जगहों का तो पानी निकला है। ब्रिज क्लोजर की स्थिति के बारे में सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए, आपको विस्तृत बता सकेंगे। यार तो हम भी आगे जाए, अच्छा से प्यार से बोल रहे थे, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा कैमरा यार थोड़ा सा पीछे क्या करें यार, बगल में जगह रहे तो जी रांची में हम लोगों का CBSE एफिलिएटेड स्कूल है, वहीं पे ये बच्चे रहेंगे एंड दे फिनिश देयर स्टडीज टिल क्लास 2। उसके बाद हम लोग कुछ एरिया बैडली अफेक्टेड है। वी वेंट, आई मीन वहाँ सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग अभी फर्स्ट फेज में, अभी भी कुछ एरिया में पानी बहुत ज़्यादा सर। हम लोग कम से कम 3 नाव क्रॉस करके गए हैं गाँव में। असल पूरा बीच में तो क्या दे रहे भैया जो कि वो भी ब्रिज। अब सब लोगों को कहाँ गए जी साकेश जी? सब बच्चा सबको मिठाई खिलाएंगे। तो बैठ जाओ बेटा, कुर्सी पर तुम लोग बैठ जाओ बेटा। हाँ, यहाँ एक पीछे है, 12वीं से ऊपर वाले को 1200 रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा। उसके लिए शिक्षा विभाग को जिम्मेवार बनाया गया है। उसकी सूची भी लगभग तैयार है, वो सबको वितरित करेंगे ताकि वो किताब खरीद सकें, और जो पैसा बचे उसमें स्कूल और कॉलेज जाने के लिए एक ड्रेस सिला सकें। तो इस प्रकार से इस त्रासदी से जो भी तबका पीड़ित है उस सबके लिए हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे तो देश की पूंजी है, और हमारे लिए जो सबसे प्रीशियस बहुमूल्य संसाधन है तो हमारा मानव संसाधन है। और जिस संस्था के द्वारा इन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया गया है वो धन्यवाद के पात्र है। चलिए, अरे वो बेचारा क्या पता।